रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। तो बच्चों, पानी के महत्व को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर गुल्लक में पानी, चैप्टर 11 कक्षा 5 से। तो पानी के महत्व को बताया गया है, जैसे कि कहा जाता है जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, न वर्तमान न भविष्य। हमारी पृथ्वी पर 70% से अधिक जल है, किंतु विश्व की जनसंख्या के अनुपात में पीने योग्य पानी बहुत कम है। प्रस्तुत आलेख में आर्टिकल में वर्षा के पारंपरिक जल संरक्षण की आवश्यकता एवं तकनीक पर विचार किया गया है। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झरनों, बावलियों आदि का उचित देख रेख से भूजल स्तर में सुधार लाया जा सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर गुल्लक में पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों, स्कूलों, दफ्तरों, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा रूप सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। ये तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी धड़ल्ले से बिकने लगा है। यही कमी गांव शहरों में भी नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसा हालात बन जाते हैं। ये तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। घरों, स्कूलों, सड़कों और रेल की पटरियों पर भी पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। ये बाढ़ गांवों के साथ साथ बड़े बड़े शहरों को भी प्रभावित करती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि पानी की बेहद कमी या अधिकता, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों स्थितियों के मूल कारण को समझ सके तो हमें कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी की समस्या को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक को निकाल कर उपयोग कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती पानी को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेते हैं। सारे गांव और शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी धीरे धीरे रीस कर जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी के इसी खजाने से हम बरसात
का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल अपने उपयोग के लिए पानी निकाल सकते हैं। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम जल के इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते कहीं मकान, कहीं बाजार तो कहीं स्टेडियम खड़े होने लगे और तालाब गायब होने लगे। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां पानी में डूबने लगती हैं। यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास तालाबों, नदियों आदि की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम जल चक्र का महत्व समझें, वर्षा का स्वागत करें, अपना भू जल भंडार बढ़ाएं और अपनी गुल्लक भरते रहें। तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल का सदुपयोग नहीं किया तो हम जल संकट से घिरते चले जाएंगे। अनुपम मिश्र की ये है लेख। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने जल के महत्व को समझा होगा और इसके बारे में गहराई से सोच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के शब्द अर्थ को। जल चक्र मतलब प्रकृति के विभिन्न रूपों में पानी की निरंतर गति की प्रक्रिया। बेवक्त मतलब असमय, झगड़े टंटो मतलब फसाद, लड़ाई, कष्ट मतलब तकलीफ, अकाल मतलब सूखा, मूल मतलब असली, मुख्य मेन, गुल्लक मतलब पैसा जमा करने वाला पात्र, विशाल मतलब बहुत बड़ा, भंडार मतलब खजाना, भूजल मतलब धरती के अंदर का जल, समृद्ध मतलब संपन्न, आधुनिकता मतलब नयापन, समतल मतलब एक समान जिसका तल हो, सुरक्षा मतलब सही रखवाली, व्यवस्था मतलब इंतजाम, सदुपयोग मतलब सही उपयोग, जल संकट मतलब पानी की कमी। अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? जल के प्राकृतिक स्रोत समुद्र, नदियाँ, झीलें, झरने, तालाब और वर्षा आदि हैं। गांव और शहर जल की समस्या से किस प्रकार जूझ रहे हैं? गांव और शहरों में अब बेवक्त पानी आने लगा है और नलों में पूरे समय पानी नहीं रहता। भू जल स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? ज़मीन के लालच में हमने जल के प्राकृतिक स्रोतों को कचरे से भरकर समतल बना दिया है। जगह जगह मकान, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी हैं, जिससे भू जल स्तर में कमी आई है। भूजल भंडारण को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? नदियों, तालाबों को गंदा न करके और वर्षा के जल का संग्रहण करके हम भूजल भंडार को बढ़ा सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। मनुष्य को अपनी किन गलतियों के कारण अकाल और बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है? आजकल लोग पानी की परेशानी से बचने के लिए घरों में पाइप लगाकर पानी खींचते हैं और बड़ी संख्या में इमारत बनने से भूमि जल नहीं सोख पाती, जिस कारण लोगों को अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वर्षा के जल का संचयन करने में क्या लाभ है? वर्षा के जल को संचयन करके हम पानी की कमी पड़ने पर उस जल का प्रयोग कर सकते हैं और सूखा पड़ने से बचा सकते हैं। ऐसा करने से हम पृथ्वी पर मौजूद सबसे बहुमूल्य संसाधन को भी बचा रहे हैं। जल चक्र नियमित रखने के लिए क्या उपाय करने होंगे? जल चक्र को नियमित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे। पहला है पानी की बर्बादी को रोकना और आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना। प्रदूषण को रोककर नदियों को स्वच्छ रखना। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना। विकास के नाम पर पेड़ों के कटाव को रोकना। प्राचीन काल से ही शहर, गांव आदि कहाँ बसाए जाते हैं और क्यों? प्राचीन काल से शहर और गांव नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण था नदियाँ पानी तक आसान पहुँच प्रदान करती हैं और उनके आसपास की भूमि उपजाऊ थी। इन कारणों से नदी घाटियों में कृषि अधिक आसानी से की जा सकी और लोग धीरे धीरे नदियों के किनारे बसने लगे। भविष्य के लिए जल को किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं भविष्य के लिए जल को निम्नलिखित तरीकों से बचाया जा सकता है, जैसे घरेलू स्तर पर जल का उचित व संयमित उपयोग एवं उद्योगों में पानी के चक्रीय उपयोग जल संरक्षण में सहायक हो सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पानी का फिर से शौचालयों अथवा बगीचों में इस्तेमाल और रिसाइकलिंग करके जल का सदुपयोग कैसे करना है, इस दिशा में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। वर्षा के जल का
संग्रहण करके हम पानी को बचा सकते हैं। जलाशयों का निर्माण करके उनमें जल संग्रह करना जल संसाधन का सबसे पुराना उपाय है। इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण किया जा सकता है। टपकन टैंक, ड्रिप, स्प्रिंकल सिंचाई के उपयोग से सिंचाई जल के संरक्षण में सहायक है। अगला है प्रश्न हमारा 6 नंबर पे, वर्षा न होने के क्या क्या दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बारिश न होने के कारण फसलें, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे और किसी को भी जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन नहीं मिलेगा। चारों ओर सूखा पड़ जाएगा। जल ही जीवन है, अतः जल नहीं होगा तो भूमि पर जीवन भी नहीं होगा। अब देखेंगे हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। प्राचीन काल में जल संग्रहण की विधि या तकनीक क्या थी, विस्तार से बताइए। प्राचीन काल में पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और सिंचाई के लिए नहरों जैसी प्राकृतिक हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण करके पानी का संग्रहण या संरक्षण किया जाता था। अगला है बेवक्त किसका सूचक है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। पाठ में बेवक्त शब्द जल चक्र के बिगड़ने का सूचक है। इंसान अपने लोभ के कारण नदियों और तालाबों को गंदा कर रहा है और विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई करने लगा है। यदि इंसान ऐसा ही अंधा होकर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहेगा तो इस धरती का विनाश निश्चित है। नंबर 3 पे देखेंगे धरती की गुल्लक कहाँ है, उसे कैसे भरा जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे गांव शहरों के छोटे बड़े तालाब, नदियों और पेड़ पौधे धरती की इस गुल्लक को भरने का काम करते हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्या संकेत करता है, ये प्रकृति के साथ कैसे खेल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाने की ओर संकेत कर रहा है। हम अपने फायदे के लिए प्रकृति का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली बनाने के लिए कोयला जलाने से हवा प्रदूषित होती है। उद्योग और घर कचरा और सीवेज उत्पन्न करते हैं जो भूमि और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। कीटनाशक, खरपतवार और कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक जहर जल मार्गों से रिश्ते हैं और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला है घर की कौन सी चीज़ें धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं, सोचकर लिखिए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि घर की निम्नलिखित चीज़ें धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले एयर कंडीशनर और फ्रिज आदि से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। दूसरा है घरों में पानी खींचने के लिए लगी नली में लगी मोटर। घरों में पानी खींचने के लिए लगी नलों में जो मोटर लग जाते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। एक से ज़्यादा निजी वाहनों का प्रयोग, बिजली का बेफजूल इस्तेमाल। अक्सर कुछ लोग अपने घरों में हर कमरे में बिना काम के भी लाइट और पंखा चलते हुए छोड़ देते हैं। अगला है हमारा नंबर 6, बहुमंजिली इमारतें भूमि के जल का दोहन कर रही हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, विस्तार से लिखिए। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। सड़कें पक्की हो जाने के कारण पानी का नीचे भूमि में जाने का रास्ता लगभग बंद हो गया है। बहुमंजिली इमारतों को बनाने के लिए उन पेड़ों को काटा जाता है जो भूमिगत जल को संरक्षित रखने का काम करते हैं। बहुमंजिली इमारत के हर घर में लगी एक मोटर ज़रूरत से अधिक पानी धरती से खींचती है, जिसका बाद में दुरुपयोग किया जाता है। जल के प्राकृतिक स्रोतों को खत्म करके एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण किया जाता है। अगला है नलों में अब डैश छीनने जैसा काम है। पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नलों में पानी न आने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें हम लिख सकते हैं ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरों से भरकर समतल बना दिया और जल के प्राकृतिक स्रोतों को ख़त्म कर दिया। यही कारण है कि अब नलों में हर वक्त पानी नहीं आता। तू मैं और झगड़े टंटे क्यों होते हैं? पानी के कारण तू मैं और झगड़े टंटे होते हैं। जल की कमी का समाधान लोग कैसे करते हैं? लोगों ने पानी की परेशानियों से बचने के लिए घरों में मोटर लगवा ली है। वो मोटर कई घरों का पानी एक ही घर में खींच लेती है।
अब है सही प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हमारे नल कब सूख जाते हैं? तो ऑप्शन पर टिक करेंगे, गर्मी में। हमारी बस्तियां कब डूबने लगती हैं? वर्षा में। अकाल और बाढ़ से बचने के लिए किसकी सुरक्षा ज़रूरी है? तालाबों नदियों की। हम जल संकट से घिर सकते हैं यदि हमने जल का सदुपयोग नहीं किया। अब है दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जल का लिख देंगे नीर वारी, समुद्र का लिखेंगे सागर जलधि, पृथ्वी का लिखेंगे धरा वसुंधरा, सूरज का लिखेंगे रवि दिनकर, बादल का लिखेंगे जलद मेघ, नदी का लिखेंगे सरिता तटिनी, पेड़ का वृक्ष तरुअर, हवा का वायु पवन। वाक्य द्वारा शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। बाढ़ बाढ़, बाघ बाघ। अधिक वर्षा होने के कारण गांव में बाढ़ आ गई। हमने अपने आंगन के चारों ओर बाढ़ बना दिया। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मतलब गार्डन में। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। समान और सामान, हमें सभी को एक समान समझना चाहिए, इक्वल। चिंटू वो सामान उठाकर इधर लाओ। पत्ता, उसने मुझे अपना सही पता नहीं बताया, एड्रेस। पत्ता मतलब लीफ, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे हैं। अब है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तू मैं लड़ाई करना, पानी को लेकर मोहल्ले में तू मैं होने लगी। अंधेरे में तीर चलाना, अंदाज़ा लगाना। मोहन की तो अंधेरे में तीर चलाने की आदत है। ज़मीन आसमान एक करना, बहुत मेहनत करना। वर्षा ने परीक्षा में प्रथम आने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए। तिनका भी न बचना, सब नष्ट हो जाना। बाढ़ आने पर एक तिनका भी न बचा। सही कारक भेद पर निशान लगाइए। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, तो इसमें संबंध कारक है। गांव और शहरों में छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, इसमें है अधिकरण। पानी को लेकर कहीं कहीं तू मैं होने लगी है, इसमें है संप्रदान कारक। पानी कहाँ से आता है? इसमें पानी कहाँ से, तो इसमें है करण कारक। बच्चों, कारक से संबंधित एक डिटेल में वीडियो बनाई गई है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाके उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहीं गुल्लक का पानी पार्ट समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।